नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रयास के एसजी के यूट्यूब चैनल पर। आज शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन है। आज आपकी यूनिट 10 की क्लास यानी मेरी क्लास थोड़ा पहले होगी बाकी क्लासेस की तुलना में। बाकी क्लासेस आपकी बाद में होंगी, तो आज मेरी क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है फ्रेंड्स। आज मेरी क्लास जो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है। करीब 4 बजे से लेकर पौने 7 बजे तक आज हमारे यूनिट 10 का शेड्यूल है। तो दोस्तों, थोड़ी लंबी क्लास के लिए आप सब रेडी हो जाइए। आज लंबी क्लास के लिए थोड़ी आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम ट्राइब्स का एक सब्सटैंशियल पोर्शन खत्म कर देंगे और पूरी कोशिश होगी कि आने वाले 1-2 दिन में हम ट्राइब्स का पूरा यूनिट 10 जो है वो रैप कर दें। दोस्तों, ट्राइब्स का जैसा कि मैंने बताया था, जो पहले कुछ पार्ट हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो नारायण सर ने आपको बताया, ट्राइबल पर्सनैलिटीज एंड देयर रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, जो वो टॉपिक था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। इवनिंग है या आफ्टरनून है? इवनिंग है या आफ्टरनून है? जो भी है, धूप बहुत ज्यादा है बाहर, फील हो रहा है बाहर निकल के कि ऐसा आफ्टरनून ही है। खैर छोड़िए। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि अगर हम ट्राइब्स के सिलेबस के बारे में बात करें तो जो पोर्शन आपको नारायण सर पढ़ा के गए हैं, द रोल ऑफ ट्राइबल हीरोज इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वहां से 2-3 प्रश्न आपके इस सेगमेंट पे जरूर होंगे। 2 से 3 प्रश्न कम से कम जो हैं उस पूरे के पूरे सेगमेंट से होंगे। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो अभी चल रहा है वो है ट्राइबल कल्चर। ओके, ट्राइबल कल्चर पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। तो 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री वाले पार्ट से, 2-3 कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो कल्चर वाले पार्ट से। उसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे जुड़ गए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, पीवीटीजीज, इन सब से करीब एक क्वेश्चन होने की उम्मीद है। एक क्वेश्चन होने की उम्मीद है। इसके अलावा आखिरी में जो टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स, वहां से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, और जो ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम कल करेंगे उनसे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसके अलावा एक और सेगमेंट जो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्राइबल कल्चरल एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटीज। हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के बारे में नारायण सर ने आपको बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाया है। मैं आपको कल्चरल और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के बारे में बताऊंगा। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल पर्सनालिटीज who belong to scheduled tribes of Madhya Pradesh. At the same time, there are some political personalities also who belong to Madhya Pradesh. That question might also be asked in examination. तो ट्राइबल पर्सनालिटीज, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, कल्चरल हो या पॉलिटिकल हो, उस पर प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आपने देखा होगा दोस्तों, पिछले कुछ सालों में तांत्या भील, दुर्गाबाई व्याम, भूरीबाई, इन सब पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, राइट, लगातार पूछ रहे हैं। तो ट्राइबल पर्सनालिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ये कुल मिलाकर पूरे के पूरे टॉपिक से एक बाइफर्केशन होगा, पूरे का पूरा सेग्रीगेशन होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट दोस्तों हम लोग अब खत्म करने की ओर हैं, वो है ट्राइबल कल्चर। आई होप आपको अभी तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। अगर यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो प्रयास के एसजी आपके लिए सदैव उपलब्ध है। We are just one click away from all of you. Is that clear, my dear friends? So shall we start today's session? क्या हम आज के सेशन को शुरू करने के लिए सज्ज हैं? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल तक हमने बहुत सारी ट्राइब्स खत्म कर दी थी, उनके कल्चरल एस्पेक्ट को खत्म कर दिया था, उनके सांस्कृतिक पक्ष को हमने देखा था। आज हम कुछ जो बची कुछ ट्राइब्स हैं उनके सांस्कृतिक पक्ष और उन पर किस प्रकार के परीक्षा उपयोगी तथ्य आपको मेमोराइज करने जरूरी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज कोरकू ट्राइब की। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कोरकू ट्राइब की। ओके, कोरकू ट्राइब के बारे में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी ट्राइब है। चौथी सबसे बड़ी ट्राइब, यानी आप सबको पता है भील ट्राइब हमारे यहां सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाली ट्राइब है। उसके बाद गोंड जनजाति दूसरे स्थान पर आती है जनजाति जनसंख्या के हिसाब से। तीसरे स्थान पर कोल जनजाति आती है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, जो कि हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। और चौथे स्थान पर दोस्तों कोरकू ट्राइब्स पाई जाती हैं। कोरकू ट्राइब्स चौथे स्थान पर आती हैं। दोस्तों, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले दिन भी कहा था कि पहले 7 ट्राइबल ग्रुप्स हमें याद रखने पड़ेंगे जनसंख्या के आधार पर, वो कौन कौन से हैं। टॉप 3 आज की डेट में क्वेश्चन बहुत आम हो चुका है। तो यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आता है तो रेडी रहें कि टॉप 3 के बाद यदि 4 आपको अलग अलग ट्राइब्स दे दे,
कोरकू, भारिया, सहारिया, इन सब के बारे में दे दो तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बताया था पीवीटीजीज में सबसे कम जनसंख्या दोस्तों भारिया ट्राइब की है, जो पातालकोट के छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। पीवीटीजीज में सबसे ज्यादा कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या जो है वो भारिया ट्राइब्स की है, जो पातालकोट इलाके में पाई जाते हैं, जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप सबसे लगातार बात की है, फर्स्ट सेशंस में आप लगातार अगर फॉलो कर रहे हैं तो टॉप 7 ट्राइब्स हमारी कौन कौन सी हैं, आप इस चीज के लिए जरूर रेडी रहें। टॉप 3 के बाद बॉटम 4 ट्राइब्स या दूसरी ट्राइब्स पे क्वेश्चन पूरा पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो जनसंख्या के आधार पर आपको टॉप 3 याद नहीं करना, टॉप 3 के बाद भी जो ऑर्डर है उसको आपको याद रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कोरकू ट्राइब जो है, कोरकू ट्राइब आपकी चौथे नंबर की ट्राइब है, यानी भील, गोंड और कोल के बाद चौथे नंबर पर जनसंख्या के आधार पर कोरकू ट्राइब पाई जाती है। कोरकू ट्राइब के बारे में अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये साउथ सेंट्रल बेल्ट, ओके, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं दोस्तों। ये साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट दोस्तों नर्मदा नदी के दोनों ओर है, नर्मदा नदी के नॉर्थ साइड और नर्मदा नदी के दक्षिण, नर्मदा नदी के नॉर्थ और नर्मदा नदी के साउथ में ये साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट फैला हुआ है, जहां आप देख रहे हैं गोंड भी पाए जाते हैं, बैगा भी पाए जाते हैं, कल हमने देखा भारिया भी पाए जाते हैं, और अब चौथी जनजाति जो कोरकू है वो भी इसी साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। दोस्तों कुछ साल पहले मध्य प्रदेश पीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, निम्नलिखित, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सतपुड़ा माउंटेन्स को अपना घर मानती है या सतपुड़ा को अपना निवास स्थान मानती है? तो इस तथ्य का आंसर है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है कोरकू। कोरकू वह जनसंख्या है, कोरकू वह जनजाति है, कोरकू वह जनजाति है जो दोस्तों सतपुड़ा माउंटेन्स को, सतपुड़ा पर्वत को अपना घर मानती है, स्वयं को वो सतपुड़ा के निवासी मानते हैं। तो दोस्तों सतपुड़ा माउंटेन्स हमारे मध्य प्रदेश में जहां जहां तक फैली हुई हैं, कोरकू जनसंख्या आपको वहां तक पाई जाए, दिखाई देगी। ओके, साउथ सेंट्रल बेल्ट, अच्छा ध्यान रखिएगा, साउथ सेंट्रल बेल्ट से स्टार्ट होकर मैं अपनी बात को थोड़ा सा अपडेट करता हूं। सतपुड़ा माउंटेन्स का विस्तार तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक काफी लंबा है, लेकिन सतपुड़ा माउंटेन्स का या सतपुड़ा पर्वत का विस्तार जब साउथ सेंट्रल बेल्ट में शुरू होता है, यानी दक्षिणी मध्य जनजातीय क्षेत्र में जब सतपुड़ा माउंटेन्स एंटर करते हैं, तो वहां से लेकर वेस्टर्न पार्ट तक यानी बड़वानी तक सतपुड़ा माउंटेन्स का पूरा विस्तार मध्य प्रदेश में देखा गया है, और इस पूरे के पूरे पर्वतीय विस्तार में कोरकू जनजाति आपको पाई जाएगी। तो कोरकू जनजाति दोस्तों किसी एक जिले या 2 जिले में नहीं पाई जाती, कोरकू जिले का विस्तार बहुत 4, 5, 6 जिलों में है। ओके, मुख्यतः ये 1-2 जिलों में जनजातीय आबादी के आधार पर ज्यादा हो सकता है 1-2 जिले में रहती हो, लेकिन कोरकू जनजाति का निवास स्थान सतपुड़ा के अलोंग वहां तक है जहां तक सतपुड़ा माउंटेन्स का विस्तार है, यानी बड़वानी तक दोस्तों आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा गया था इसलिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सतपुड़ा माउंटेन्स को, सतपुड़ा पर्वत को अपना घर मानती है? उत्तर होगा इसका कोरकू जनजाति। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब हम कुछ और बातें आगे करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी जनजाति है जो रावण को अपना एंसेस्टर मानती है, रावण को अपना एंसेस्टर मानती है। दोस्तों रावण को अपना एंसेस्टर मानती है। रावण के बारे में आपको एक बात तो पता होगी कि रावण की जो इन-लॉज हैं, रावण की जो ससुराल है, वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ करती थी। ओके, रावण की जो वाइफ है मंदोदरी जी, वो मंदसौर जिले से आया करती थी, तो रावण की ससुराल मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में है। ऐसे में रावण के 3 मंदिर हैं मध्य प्रदेश में जहां रावण की पूजा की जाती है, राइट? रावण के 3 मंदिर हैं मध्य प्रदेश में जहां पर रावण की पूजा की जाती है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो 3 जिले कौन कौन से हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है? तो दोस्तों रावण का मध्य प्रदेश के साथ एक संबंध था, राइट? रावण का मध्य प्रदेश के साथ एक एक संबंध था, एक एसोसिएशन था, और यही कारण है दोस्तों कि रावण का एक इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप उस त्रेता युग में दोस्तों ध्यान रखिएगा लगातार मध्य प्रदेश में बना हुआ था। इनफैक्ट रावण के जो पुत्र थे, राइट, रावण के जो पुत्र थे उनका नाम था मेघनाथ। रावण के जो पुत्र थे मेघनाथ, उनके बारे में तो यह कहावत प्रचलित है कि एक बार मेघनाथ ने कोरकुओं को
कि किसी एक बहुत बड़ी आपदा से बचाया था, किसी बहुत बड़ी आपदा से बचाया था। इसलिए मेघनाद जो रावण के पुत्र हैं, रावण और मंदोदरी के पुत्र हैं, ये कोरकू जनजाति में विशेष रूप से पूजनीय हैं। ये मेघनाद जी जो हैं विशेष रूप से पूजनीय हैं। तो ये तथ्य आपको याद रखना चाहिए। ये ना केवल रावण को अपने आप को वंशज मानती है, बल्कि रावण के पुत्र मेघनाद जो हैं दोस्तों, मेघनाद जो हैं, इन्हें विशेष रूप से पूजनीय है। अब आप सोचेंगे कि भाई रावण कहां, लंका का, और वहां कहां से इसका जो है कनेक्शन जो है वो मध्य प्रदेश में हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया, रावण की ससुराल जो है वो मंदसौर में थी। तो ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, किसी प्रकार के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक विशेष प्रकार का आई होप आपको पता होगा दोस्तों, एक विशेष प्रकार का खंब स्वांग नाम का एक फोक ड्रामा, राइट, खंब स्वांग नाम का एक फोक ड्रामा, या कह सकते हैं जिसे आप लोकनाट्य, खंब स्वांग नाम का एक लोकनाट्य जो है ये कोरकू परफॉर्म करते हैं। ओके, कोरकू जनजाति में खंब स्वांग नाम का एक लोकनाट्य जो है वो किया जाता है, फोक ड्रामा जिसे कहते हैं वो किया जाता है। खंब स्वांग के बारे में दोस्तों हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन खंब स्वांग नाम का एक लोकनाट्य जो किया जाता है, इसके केंद्र में एक अभिनेता के रूप में मेघनाद पाए जाते हैं। और ये खंब स्वांग जो है वो मेघनाद को अपना आभार प्रकट करने के लिए, खंब स्वांग जो कोरकू जनजाति मनाती है, खंब स्वांग जो कि कोरकू जनजाति मनाती है, वो मेघनाद को अपना एक आभार प्रकट करने के लिए ये लोकनाट्य मनाया जाता है। This folk drama is celebrated. This folk drama is played in Korku tribe in order to manifest and express the gratitude, their gratitude towards Meghnad. Is that clear? तो I hope it's clear, my dear friends. खंब स्वांग आपको पता चल चुका होगा। खंब स्वांग पर ढेर सारी बातें अभी बाद में होंगी। कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये है, कुल मिलाकर द लब्बो लुबाब, द सम एंड सबस्टांस, द क्रक्स, संदर्भ के साथ प्रसंग में जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं, और रावण के पुत्र मेघनाद इस जनजाति में विशेष रूप से पूजनीय है। ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला तथ्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने आप सबसे जिक्र किया। ओके, सबसे पहला तथ्य जो बताया मैंने वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। अच्छा, कोरकू शब्द का लिटरल मीनिंग क्या होता है? वो है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह, राइट, लोगों का समूह जो है ये इसका मतलब होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भील शब्द का मतलब याद करिए क्या था? भील शब्द का मतलब होता था धनुष, बो। ओके, गोंड शब्द का मतलब हमने देखा था कि गोंड शब्द का मतलब जो है वो एक तेलुगु वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है कोंड, और कोंड वर्ड का मतलब होता है माउंटेन यानी पर्वत। और गोंडों का पर्वतों के साथ एक बहुत आत्मीय संबंध देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, कोरकू जो है वो मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी ट्राइब है, ये हमने देखा था। तो यहां पर मैंने बताया भील का मतलब धनुष, गोंड का मतलब माउंटेन, और तीसरे नंबर पर कोरकू का मतलब जो है दोस्तों लोगों का समूह। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति, आई होप पहली तीन आपको पता होगी, चौथी भी आपको पता होगी, और उसके बाद तीन और कौन सी हैं, पांचवीं, छठवीं और सातवीं भी आपको पता होगी, और अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों दक्षिण मध्य आदिवासी क्षेत्र जिसे आप साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, यहां पर इसका भौगोलिक विस्तार देखा गया है। दोस्तों जैसा कि आप सबने देखा दोस्तों कि हमारे यहां ट्राइबल्स में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हिंदू धर्म काफी ज्यादा प्रचलित है। तो जो एक नापाक कोशिश हुई आदिवासी समाज को हिंदू समाज के बीच में खाई पैदा करने की, अगर आप सांस्कृतिक पक्ष को देखने की कोशिश करें, हमारे आदिवासी समाज के सांस्कृतिक पक्ष, उनके सांस्कृतिक तौर तरीकों को देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि वो हिंदू धर्म के बहुत नजदीक है। सांस्कृतिक, धार्मिक, इफ यू वांट टू ट्रेस द रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ
our tribes in Madhya Pradesh, then you'll come to know that they show lot of proclivity and lot of inclination towards Hinduism. उनका हिंदुत्व की तरफ एक झुकाव, नैसर्गिक झुकाव देखने को मिलता है, एक सांस्कृतिक और एक धार्मिक झुकाव देखने को मिलता है। तो हिंदू धर्म के साथ उनका एक सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। और इसी तरह हम दोनों बातें कह सकते हैं, आदिवासी समाज हिंदू धर्म का पार्ट है और हिंदू धर्म भी कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से काफी इंस्पिरेशन निकाल करके लाता है। इज दैट क्लियर? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और अपने आप को राजपूत मानते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कुछ मॉक्स में देखने को मिला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूतों का वंशज मानती है? मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, यह प्रश्न कई बार अलग अलग मॉक्स में देखने को मिला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूतों का वंशज मानती है? तो दोस्तों विशेष रूप से आप ये बात ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की बहुत सारी जनजातियां अपने आप को राजपूतों का वंशज मानती हैं। मध्य प्रदेश की बहुत सारी जनजातियां अपने आप को राजपूतों का वंशज मानती हैं। तो यह प्रश्न अपने आप में एक इरिवेलेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूतों का वंशज मानती है। चूंकि बहुत सारी जनजातियां अपने आप को राजपूतों का वंशज मानती हैं, ऐसे में यह प्रश्न एक रेलिवेंट प्रश्न नहीं है। इज दैट क्लियर? कोरकू भी दोस्तों आप देख सकते हैं अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, ये सतपुड़ा माउंटेन्स को, सतपुड़ा को अपना घर मानते हैं, यानी सतपुड़ा का विस्तार जहां तक है साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में, जैसे सतपुड़ा माउंटेन एंटर करता है, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट से लेकर के हमारे जो वेस्टर्न मोस्ट टिप है, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न मोस्ट टिप है, यानी पश्चिम, सबसे ज्यादा पश्चिमी इलाका है, बड़वानी तक, वहां तक आप सतपुड़ा माउंटेन्स का विस्तार देखेंगे और वहां तक आप कोरकुओं का भी विस्तार देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा ये महादेव को अपना रचयिता भी मानते हैं कि महादेव दोस्तों, महादेव ही इनके क्रिएटर हैं। ओके, ये जो हैं महादेव को अपना क्रिएटर मानते हैं। तो आप देख सकते हैं महादेव जो कि हमारे भोलेनाथ हैं, ये हमारे जनजातीय समाज में कितने ज्यादा पूजनीय हैं। हमने अलग अलग ट्राइब्स देखी, चाहे वो भील ट्राइब्स हो, चाहे वो गोंड ट्राइब्स हो, और अब कोरकू भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से महादेव को अपना आराध्य मानते हैं। और यहां पर तो कोरकू जो है वो इस बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि उनके जो एंसेस्टर हैं, क्रिएटर हैं, एंसेस्टर नहीं, उनके जो क्रिएटर हैं, उनके जो रचयिता हैं, वो ही महादेव हैं। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोलेरियन रेस से बिलोंग करते हैं। दोस्तों कल हमने कोल ट्राइब्स देखी थी, कोल जनजाति देखी थी, और वहां पर भी देखा था कि कोल जनजाति भी अपने आप को कोलेरियन रेस का मानती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोरकू भी अपने आप को कोलेरियन रेस का मानते हैं। दोस्तों भील याद करिए, आपको भील को लेकर मतांतर था कि वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से लेकर हैं या ड्रेविडियन से हैं। दोस्तों दोनों ही बातें अलग अलग जगह अलग अलग किताबों में देखने को मिलती हैं। दूसरी बात हम कहें गोंडों के बारे में, आपको पता था गोंड जो है वो पूरी तरह द्रविड़ रेस से आते हैं। बैगा चूंकि गोंडों के ही पार्ट हैं, वो भी द्रविड़ रेस से आते हैं। कोलों के बारे में हमने देखा, कोल जो है दोस्तों वो कोलेरियन रेस से आते हैं, और अब हम देख सकते हैं कोरकू जो है दोस्तों ये भी कोलेरियन रेस से आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कोलेरियन रेस से आ रहे हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसा कि मैंने बताया सतपुड़ा माउंटेन्स का जहां जहां तक विस्तार है वहां वहां तक आप कोरकुओं को देखेंगे। आइए हम एक बार इनके जिलों पर भी गौर करें कि किन किन जिलों में इनका विस्तार है। सबसे पहले नर्मदापुरम, जिसे आप होशंगाबाद कहते हैं, छिंदवाड़ा और खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, और यहां तक दोस्तों बड़वानी तक आप देख सकते हैं। यहां लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए, बड़वानी तक दोस्तों कोरकुओं का विस्तार देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हैं नर्मदापुरम के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद खंडवा, खंडवा के बाद बुरहानपुर, बैतूल थोड़ा बीच में आ जाएगा, बड़वानी तक इनका विस्तार देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो भौगोलिक विस्तार को लेकर आप अच्छी समझ रखिए। भौगोलिक विस्तार सब यहां पर जो तथ्य लिखे हुए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करें कोरकुओं की जनजाति क्या क्या है, कोरकुओं की उपजातियां, या अगर हम बात करें सब ट्राइब्स के बारे में बात करें, सब ट्राइब्स कोरकुओं की कौन कौन सी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर दोस्तों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यदि सब ट्राइब्स आप एक जगह सारी सब ट्राइब्स लिख लीजिए। ओके, एक जगह एक लिस्ट बनाइए। ओके, मैं आपको बताता हूं, एक लिस्ट बनाइए, एक पेज में आप एक बॉक्स बनाइए, भील,
और उनकी सब ट्राइब्स कौन सी है एक बॉक्स में लिखिए, गोंड उनकी सब ट्राइब्स कौन सी है बॉक्स में लिखिए। ऐसे करते करते जितनी भी जनजातियां हैं सबकी सब ट्राइब्स जो है दोस्तों आप एक एक बॉक्स में लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में इस पर एक प्रश्न पूछा। ये हो गया, मिट गया, इसको वापस रिकॉल का। हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू चेक प्लीज, आवाज आ रही है कि नहीं अखिलेश भैया? एक बार चेक करें। दोस्तों देखिए, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कुछ सब ट्राइब्स, कोरकुओं की सब ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, यानी कोरकुओं की उपजातियां, उपजनजातियां कौन कौन सी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली है दोस्तों बंदोरिया, एक एक बार आप लिखते चलिएगा। सबसे पहली है दोस्तों बंदोरिया, ओके, ध्यान रखिएगा, मैं अभी कुछ बातें आपको बता रहा हूं। दूसरी है दोस्तों बावरिया, बंदोरिया, दूसरी है आपकी बावरिया, बंदोरिया बावरिया। उसके बाद तीसरी है दोस्तों दुलारिया, तीसरी है दुलारिया, बंदोरिया बावरिया दुलारिया। और दोस्तों चौथी है आपकी पथारिया, पथरिया। दोस्तों ये चार आपको याद रखनी है, बंदोरिया, दुलारिया, बावरिया और पथारिया। यही नहीं, अभी आपको थोड़ी चीजें और सुननी है दोस्तों। वो कोरकू जो पचमढ़ी के इलाके में रहते हैं, वो कोरकू जो पचमढ़ी, आपको पता है पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है, वो कोरकू जो पचमढ़ी के इलाके में रहते हैं, यानी नर्मदापुरम जिले के कोरकू, ओके, नर्मदापुरम जिले के, और नर्मदापुरम में भी विशेष रूप से पचमढ़ी के जंगलों में रहने वाले कोरकुओं को बंदोरिया कहा जाता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बंदर कहां रहते हैं? जंगल में ऑफ कोर्स रहते हैं, तो पचमढ़ी क्या है? जंगल है, इसलिए बंदोरिया याद कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए बावरिया जो कोरकू हैं, बावरिया जो कोरकू हैं, ये कोरकुओं की जो उपजनजाति है, ये मुख्यतः बैतूल जिले में पाई जाती है, ये मुख्यतः बैतूल जिले में पाई जाती है दोस्तों। दुलारिया कोरकू जो हैं, ये ज्यादातर हरदा और हरदा के आसपास के इलाकों में कहा जाता है, तो हरदा के आसपास लगा जाता है, और बाकी सारे इलाकों में यानी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में, राइट, यानी शेष मध्य प्रदेश के कोरकुओं को, शेष मध्य प्रदेश में दोस्तों पथारिया कोरकू पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके समक्ष बंदोरिया, बावरिया, दुलारिया और पथारिया, एकदम राइम कर रहा है, बंदोरिया, बावरिया, दुलारिया और पथारिया, ओके। ये चार कोरकुओं की अलग अलग उपजातियां हैं या सब ट्राइब्स हैं। तो बंदोरिया आप देख सकते हैं दोस्तों पचमढ़ी में पाए जाते हैं, इसके अलावा बावरिया दोस्तों बैतूल में पाए जाते हैं, दुलारिया हरदा में पाए जाते हैं, और शेष मध्य प्रदेश में दोस्तों पाए जाते हैं पथरिया। तो ये चार अलग अलग दोस्तों सब ट्राइब्स हैं, आप ये सब विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ओके।
दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कोरकू मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, तो दो मुख्य जिले हैं खंडवा और बुरहानपुर, जहां पर सबसे ज्यादा कोरकू जनजाति पाई जाती है। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, खंडवा और बुरहानपुर। देखिए दोस्तों, कोरकुओं के साथ एक बड़ी समस्या है। कोरकू जो है सतपुड़ा माउंटेन्स को अपना घर मानते हैं और माउंटेन्स जो है वो किसी जिले की बाउंड्री में यकीन नहीं रखते। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, माउंटेन्स का जो विस्तार है, माउंटेन्स का जो एक्सटेंशन है, वो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स होता है, यानी हर जिले के आर पार होता है। और हमारे जो पर्वत हैं वो किसी जिले की किसी मर्यादा को या किसी सीमा को नहीं मानते। और चूंकि कोरकू अलोंग द सतपुड़ास पाए जाते हैं, यानी पूरे सतपुड़ा के अराउंड के अलोंग पाए जाते हैं, ऐसे में पूरे के पूरे सतपुड़ा में आप कोरकुओं का विस्तार देख सकते हैं। और यह ठीक तरीके से या प्रिसाइसली यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबसे ज्यादा कोरकू जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कोरकू वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो मुख्यतः दोस्तों ध्यान रखिएगा, खंडवा और बड़वानी दो ऐसे जिले हैं। सॉरी, खंडवा और बुरहानपुर। ओके, मैं लिख देता हूं, खंडवा और बुरहानपुर दो ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरकुओं की आबादी देखी गई है। ऑप्शन में यदि खंडवा आएगा तो खंडवा टिक कर दीजिएगा, बुरहानपुर आएगा तो बुरहानपुर टिक कर दीजिएगा। कोरकुओं की सबसे अधिक जनसंख्या कहां पाई जाती है? दोस्तों, कोरकुओं में एक विशेष प्रकार की अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। कोरकुओं में एक विशेष प्रकार का अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, जिसे कोरकुओं में एक विशेष प्रकार का अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, जिसे सिडोली कहते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, सिडोली प्रथा का संबंध किससे है? सिडोली प्रथा का संबंध दोस्तों एक कोरकू जनजाति से है, कोरकू जनजाति से है। और सिडोली प्रथा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, सिडोली प्रथा अंत्येष्टि संस्कार जो है वो कोरकू में पाया जाता है। तो लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए दोस्तों यहां पर एक कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का फ्यूनरल सिस्टम होता है। जैसे अंत्येष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंत्येष्टि को एक कहा जाता है फ्यूनरल सिस्टम, अंत्येष्टि संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार या फ्यूनरल सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों ये सिडोली प्रथा, ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुकी है, ये आप सब याद रखिएगा प्लीज, ये आप सब याद रखिएगा। सिडोली जो है ये विशेष रूप से इनके यहां एक प्रचलित परंपरा है। आई होप इट्स क्लियर। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि 4 प्रकार की सब ट्राइब्स जो हैं, 4 प्रकार के कोरकुओं की सब ट्राइब्स पाई जाती हैं, जिसे आप कहते हैं बावरिया, दुलारिया। एक बार मैं अपने कमेंट्स पे जरा गौर कर लूं, बावरिया, दुलारिया और बताइए बंदोरिया और पथरिया। ये 4 प्रकार की अलग सब ट्राइब्स पाई जाती हैं। बावरिया दोस्तों कहां पाए जाते हैं? बैतूल में। पथरिया शेष मध्य प्रदेश में। दुलारिया हरदा में। और बंदोरिया सब ट्राइब्स ऑफ कोरकू आर फाइंड इन पचमढ़ी रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इज दैट क्लियर? ओके, मंदसौर, विदिशा, राजगढ़, पलक ने बताया, दुर्गेश असाटी जी ने बताया, नम्रता जी ने बताया, निकिता परिहार जी ने बताया। मंदसौर, राजगढ़, विदिशा। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा है, मंदसौर, राजगढ़, विदिशा। रावण की पूजा 3 जिलों में की जाती है। चलिए आगे हम चलते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों सब ट्राइब्स आप लोग याद कर लीजिएगा। सब ट्राइब्स पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। भीलों की सब ट्राइब कौन सी है, गोंडों की सब ट्राइब कौन सी है, इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। दोस्तों अब आ गया हमारा खम्ब स्वांग, जिसके बारे में बहुत देर से चर्चा हो रही थी। दोस्तों खम्ब स्वांग कोरकुओं द्वारा किया जाने वाला एक फोक ड्रामा है। आपने आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा होगा। खम्ब स्वांग मैं एक बार बड़े बड़े अक्षरों में लिख दूं, खम्ब स्वांग एक ऐसा फोक ड्रामा है, जो कोरकू ट्राइब्स करती है या कोरकू जनजाति करती है। खम्ब स्वांग में दोस्तों खम्ब का मतलब होता है खंबा। एक पोल हर गांव में लगाया जाता है और उस पोल के अराउंड वो पूरा का पूरा ड्रामा किया जाता है। ओके, एक पोल यानी एक खंबा जो है, कोरकू जो है, जो अपने जनजातीय क्षेत्र है वहां पर एक खंबा गाड़ते हैं और उसके अराउंड पूरा का पूरा जो फोक ड्रामा है उसे परफॉर्म करते हैं। इसीलिए इसे खम्ब स्वांग कहा जाता है। और खम्ब स्वांग में मेघनाथ की पूजा की जाती है, यह ध्यान रखिएगा। मैंने आपको अपने लेक्चर के आरंभ में ही बताया था कि खम्ब स्वांग
खम्बस्वांग जो है वो मेघनाथ के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए कोरकू जनजाति मनाती है। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि खम्बस्वांग जो है वो कोरकुओं में मेघनाथ जो है वो कोरकुओं में विशेष रूप से पूजनीय है। यह बात आपको अच्छे से एकदम तरीके से याद होनी चाहिए। ओके, तो ये खम्बस्वांग वेरी 4-5 स्टार मार दीजिए आप सब। ओके, आप देख सकते हैं यहां पर मेघनाथ की पूजा की जाती है, मेघनाथ की पूजा की जाती है इसमें। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें टैटू आर्ट जो है वो थोड़ा सा कोरकुओं में भी देखने को मिलती है। दोस्तों आपको मैंने बताया था टैटू आर्ट ज्यादातर कहां देखने को मिलती है? बैगा में। ओके, बैगा ट्राइब्स के बारे में अगर हम बात करें, मैंने लेक्चर में बताया था कि मध्य प्रदेश की उस वह जनजाति जो गुदना कला के लिए मशहूर है, मध्य प्रदेश की वह जनजाति जिसका आर्थिक जीवन में गुदना कला या टैटू आर्ट का एक विशेष महत्व है, आंसर होगा बैगा, या फिर से गुदना प्रिय जनजाति भी कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपके सामने यह प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश की वह जनजाति जो गुदना प्रिय है, तो उत्तर होगा कोरकू। बिल्कुल सॉरी, उत्तर होगा आपका बैगा, कोरकू नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत उनकी इकोनॉमी में, कोरकुओं में टैटू आर्ट जो है वो देखा गया है, टैटू आर्ट थोड़ा बहुत देखा गया है। लेकिन अगर बात करें गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है, गुदना प्रिय जनजाति, तो वो आपकी बैगा ही होगी दोस्तों। इज दैट क्लियर? उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर दो विशेष प्रकार की गोदाई होती है। ध्यान रखिएगा टैटू आर्ट, दो प्रकार के टैटू आर्ट देखे गए हैं। एक है कपार गोदाई, ध्यान रखिएगा, एक है कपार गोदाई, ये गुड़ाई नहीं है, गोदाई है, ध्यान रखिएगा, कपार गोदाई। ओके, कपार गोदाई में क्या किया जाता है? आपके चिन्ह पर, चिन्ह यानी आपको पता है यहां पर गुदना गुदाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जनजातीय समूह जो है वो अपने चिन्ह पर यानी यहां पर जो है वो टैटू लगाते हैं, तो उसे कहते हैं कपार गोदाई। और दूसरा है रानी की गोदाई। ओके, दूसरा है रानी की गोदाई, ये हथेली पर बनाया जाता है। तो ये दो विशेष प्रकार के टैटू आर्ट जो हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं कोरकुओं में। पहला कपार गोदाई, आप देख सकते हैं कपार गोदाई, यानी कपार का मतलब होता है वैसे हेड होता है, कपार का मतलब हेड होता है, आपको पता होगा कपाल होना है ना, कपाल से कपार बना है, कपार का मतलब होता है हेड, बट हेड के चिन्ह वाले पार्ट में ये टैटू आर्ट बनाया जाता है जिसे कहते हैं कपार गोदाई। और दूसरा जो है दोस्तों रानी की गोदाई है जो पाम पर बनाया जाता है। ओके, रानी की गोदाई जो है वो पाम पर बनाया जाता है, हथेली पर बनाया जाता है। तो ये दो विशेष प्रकार के टैटू आर्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा हमारे कोरकू जनजाति में देखे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सीधे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कपार गोदाई एक प्रकार का टैटू आर्ट है जो मध्य प्रदेश से किस जनजाति में देखा जाता है? आंसर होगा कोरकू, राइट। रानी की गोदाई एक विशेष प्रकार का टैटू आर्ट है जो हम मध्य प्रदेश की किस जनजाति में देखा जाता है? तो आंसर होगा आपका वंस अगेन कोरकू। बट अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश में टैटू आर्ट के लिए सबसे ज्यादा फेमस जनजाति कौन सी है? तो आंसर होगा बैगा। गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो आंसर होगा दोस्तों बैगा। उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक, अच्छा ध्यान रखिएगा गुदना कला करने वाली, ध्यान रखिएगा टैटू आर्ट परफॉर्म करने वाली जो प्रोफेशनल वुमेन्स होती हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, टैटू आर्ट परफॉर्म करने वाली जो प्रोफेशनल वुमेन्स होती हैं उन्हें मुंगानी कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ा लिख दूं मुंगानी। ओके, मुंगानी, एक बार हिंदी में लिख दूं दोस्तों, मुंगानी जो है, मुंगानी उन महिलाओं को कहा जाता है, उन महिलाओं को कहा जाता है, थोड़ा सा अजीब सा लिख दिया मैंने, माफी चाहता हूं। मुंगानी जो है उन महिलाओं को कहा जाता है हु आर प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट, हु आर प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। ओके, टैटू आर्ट परफॉर्म करने वाली विमेन्स को मुंगानी कहा जाता है कोरकुओं में। इज दैट क्लियर? जो ये कपार गोदाई और रानी की गोदाई करते हैं तो दे आर प्रोफेशनल आर्टिस्ट, ये आप सब याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। दोस्तों चुन चुन के हम आपको वही फैक्ट्स करा रहे हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी है। इज दैट क्लियर? तो आप सब बड़ा कान खोल कर अपने
रनिंग नोट्स बनाते चलें। कुछ बच्चों के मेरे पास कल पर्सनल मैसेजेस भी आए थे, सर बोल रहे थे कि सर आपके रनिंग नोट्स सफिशिएंट होंगे क्या। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमने आपको पीडीएफ तो शेयर की ही है, पीडीएफ तो आपके पास पहुंच गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, राइट। पीडीएफ आपके पास पहुंच गई होगी। हमने अपनी पीडीएफ को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश की। यदि हमारी पीडीएफ को आप कंपेयर करेंगे बाकी मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप देखेंगे कि हमारी पीडीएफ, प्रयास केएसजी की जो पीडीएफ है, थोड़ी कॉम्पैक्ट है, डुएबल है। तो हमारा पहले से ही टारगेट यही था, राइट। जब हमारी पीडीएफ बन रही थी तो हमने हमारी टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करके सबसे पहले यह बात बोली थी कि हमें एक डुएबल पीडीएफ, रीडेबल पीडीएफ बनानी है। ओके, तो ऑलरेडी वी हैव, हमारी पीडीएफ का साइज बहुत कॉम्पैक्ट है, तो उसे आप कई बार कर ले। एट द सेम टाइम दोस्तों आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपके नोट्स जो आप अभी क्लास देखते वक्त बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप जरूर बनाते रहें रनिंग नोट्स, ये दोनों चीजों का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी हमारी पीडीएफ प्लस आपके रनिंग नोट्स, इट विल डू कंप्लीटली गुड विथ योर प्रिपरेशंस। और आखिरी में आपको आइसिंग ऑन द केक चाहिए या फिनिश करना है, तो जैसा कि कल मैंने बताया था, कम से कम 5 अलग अलग कोचिंग्स के या 5 अलग अलग टेस्ट पेपर्स जो है, अलग अलग टेस्ट सीरीज के आप लगा लीजिएगा, तो ऐसे में 500 क्वेश्चंस हो जाते हैं और ये आपकी प्रिपरेशन के लिए ठीक होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना अगर आप कर लेंगे तो अगर 10 क्वेश्चन हमारे शेड्यूल ट्राइब वाले पोर्शन से आते हैं तो एटलीस्ट 7 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले सकता हूं कि कम से कम 7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब उन 3 क्वेश्चंस बाकी सही करने के लिए हम अब 15 दिन और लगा दे तो दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि बाकी सारे सब्जेक्ट से फोकस करिए। इस दैट क्लियर? ये सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है, इसको लेकर कोई भी अनुमान जो है वो एक वाइल्ड गेस या अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही होगा। तो हमने भी हमारा अनुमान लगाया है अपने अनुभव के आधार पर, अपने जुडिशियस माइंड का यूज करते हुए, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेटर डायरेक्शन दे रहे हैं। अनुमान लगाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही आप सब पढ़ लीजिए फिलहाल। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये मुंगानी लिख लीजिएगा, मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है एग्जाम में आने वाला है, 3-4 बार दिख गया मुंगानी। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम मैरिजेस पर आते हैं। मैरिजेस में इनकी अलग अलग प्रकार की मैरिजेस हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहली मैरिज है दोस्तों लमझाना। ओके, लमझाना। दोस्तों कल एक हमने लमनाई मैरिज के बारे में पढ़ा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं लमनाई मैरिज जो है वो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति में, कौन सी जनजाति करती है लमनाई मैरिज? दोस्तों मैंने आपको बताया था कल, अंग्रेजी में बता दूं, लमनाई विवाह। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि यह कौन सी जनजाति करती है? ओके, कौन सी जनजाति? क्विक देखते हैं आपको कितना याद है, आपको कितना याद है। लमनाई। तो दोस्तों लमनाई से ही मिलता जुलता लमझाना है। ध्यान रखिएगा, लमझाना में भी घर जमाई का कॉन्सेप्ट है, लमझाना में भी दोस्तों घर जमाई का कॉन्सेप्ट है, और लमनाई में भी दोस्तों आप देख सकते हैं घर जमाई का ही कॉन्सेप्ट हुआ करता था, घर जमाई का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो दोस्तों लमझाना जो है यह भी घर जमाई है, लेकिन यह कोरकुओं में किया जाता है। तो प्लीज आप सब लमझाना और लमनाई में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अभी तक आपने नहीं बताया कि लमनाई विवाह मध्य प्रदेश के कौन सी जनजाति में किया जाता था। ओके, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। लमनाई विवाह गोंड में किया जाता था, पक्का? श्योर? चलिए अब आप लोग ही आंसर देंगे इसका, ठीक है। मैं बता चुका हूं, उस दिन मैंने बहुत जोर देके बात बोली थी। लमनाई विवाह, तो लमझाना और लमनाई दो अलग अलग प्रकार के विवाह हैं दोस्तों, और दोनों का सब्जेक्ट मैटर सेम है। आपको बताया था मैंने, लमनाई विवाह में भी घर जमाई विवाह हुआ करता था। मैंने आपको बताया था लमनाई जमाई का जो काफी राइम कर रहा है, और लमझाना और लमनाई दो सेम नेचर के विवाह है। यहां पर भी घर जमाई विवाह होता है, लमझाना में भी घर जमाई विवाह होता है, लेकिन लमझाना जो है वो कोरकुओं में किया जाता है, और लमनाई कहां किया जाता है इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इज दैट क्लियर? लमनाई कहां किया जाता है, आप दिमाग को जरा पुश कीजिए, पता चल जाएगा। दोस्तों यहां पर चिथौड़ा विवाह भी किया जाता है। चिथौड़ा विवाह एक ऐसा विवाह है जो मध्यस्थता के द्वारा, यानी मीडिएटर के द्वारा कराया जाता है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ अरेंज मैरिज। डेफिनेटली एक मीडिएटर अगर कोई मैरिज करा रहा है तो उसमें एक अरेंज मैरिज का एलिमेंट आ जाता है। तो चिथौड़ा विवाह जो है ये कोरकुओं में प्रचलित है, और ये जो है एक मीडिएटर के द्वारा या एक मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है।
जाता है। दोस्तों इस चिथौड़ा विवाह में एक विशेष प्रकार की परंपरा चलती है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं सीडुआनी। ओके, इसे कहते हैं सीडुआनी। अब ये सीडुआनी परंपरा क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। ओके, मध्यस्थता के बाद लड़की का बाप, ओके, यानी कि वधू जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी शादी फिक्स हो चुकी है, आप लोग कंफ्यूज हैं। निकिता कह रही है कोल, दीपिका कह रही है गोंडो में लमनाई विवाह, जमाई विवाह किया जाता है। पहले आप लोग कंफर्म हो जाइए, ठीक है, चेक कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद पता लगाइए, ठीक है, आपके नोट्स में है, प्लीज आप सब उसे रेफर करिए। चलिए हम आते हैं वापस दोस्तों देखिए, अब सीडुआनी प्रथा पर चलते हैं। सीडुआनी प्रथा, अब ये सीडुआनी प्रथा क्या है आइए समझते हैं। दोस्तों चिथौड़ा विवाह आप देख सकते हैं। चिथौड़ा विवाह तो आपने देखा, चिथौड़ा विवाह जो एक मध्यस्थता के द्वारा जो है वो क्रियान्वित किया जाता है। चिथौड़ा विवाह जो है वो एक मध्यस्थता के द्वारा, यानी ये कोई मध्यस्थ व्यक्ति होगा, आर्बिट्रेशन करने के लिए कोई व्यक्ति होगा, और उसके द्वारा ये पूरा का पूरा जो मैरिज है या विवाह है ये एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी में एक प्रथा होती है, सीडुआनी प्रथा होती है। ओके, इसी में एक प्रथा होती है सीडुआनी प्रथा। सीडुआनी प्रथा में जैसे ही मैरिज फिक्स हो जाती है, ध्यान सुनिएगा, सीडुआनी प्रथा में जैसे ही मैरिज फिक्स हो जाती है तो लड़की का पिता मतलब समझ गए ना आप सब, वधू पक्ष का पिता, लड़की का पिता जो है वो पूरे के पूरे गांव को एक लिकर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। लिकर पार्टी के लिए लड़की का बाप इनवाइट करेगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर मुख्य धारा के समाज से कितना ज्यादा कॉन्ट्रेरी चल रहा है हर चीज, कितना ज्यादा विपरीत चल रहा है हर चीज। ज्यादातर माना जाता है कि अगर विवाह फिक्स हुआ है तो लड़के का बाप इस प्रकार के इन्विटेशन थ्रो करता है, लड़के के दोस्त आते हैं, बैचलर्स पार्टी होती है वगैरह वगैरह, राइट। ये मुख्य धारा के समाज में चलता है। लेकिन अगर जनजातीय समाज को देखें तो यहां थोड़ा उल्टी गंगा बह रही है। यहां लड़की का विवाह जब फिक्स हुआ तो यह इतना बड़ा खुशी का मौका है, इतना ज्यादा फैसिलिटेशन और गर्व का मौका है कि लड़की के पिता को एक लिकर पार्टी जो है वो थ्रो करनी पड़ती है। इसे कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं सीडुआनी। ओके, इसे कहते हैं सीडुआनी। यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगी सीडुआनी। तो आप देख सकते हैं दो विवाह, लमझाना और चिथौड़ा आपने देखा। तीसरा विवाह जो किया जाता है दोस्तों, राजी बाजी विवाह। यह पूरी तरीके से एक अरेंज मैरिज है, यह पूरी तरीके से एक अरेंज मैरिज है। अब आप बोल सकते हो कि सर अगर यह अरेंज मैरिज है तो चिथौड़ा विवाह में क्या था? ओके दोस्तों ध्यान रखिएगा, अरेंज मैरिज मतलब ये बहुत ही हार्मोनियसली ये मैरिज हो गई। ये मैरिज जो है वो बहुत हार्मोनियसली हो गई, बिना किसी कंट्रोवर्सी के मैरिज हो गई। बिना किसी डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट के कोई मैरिज हो जाती है तो उसे राजी बाजी मैरिज कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अलग विवाह में अलग अलग प्रकार की डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं बीच में। तो चिथौड़ा मैरिज कोरकुओं में की जाने वाली वो मैरिज है जहां पर किसी प्रकार की असहमति प्रकट हो जाती है। असहमति के कारण विवाह में संकट के बादल छाने लग जाते हैं। The cloud of uncertainty starts to loom large over that type of marriage. Okay? तो जब किसी विवाह पर संकट के काले बादल छाने लगते हैं, कुछ असहमतियों की वजह से, कुछ लैक ऑफ एग्रीमेंट की वजह से, तो ऐसी परिस्थिति में कोरकू जनजातियों एक मीडिएटर के माध्यम से उस विवाह को हार्मोनियसली एग्जीक्यूट कराता है, पूरे सौहार्द पूर्वक उसका को क्रियान्वित कराता है। तो दोस्तों वो होती है चिथौड़ा मैरिज, राइट। तो चिथौड़ा मैरिज में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होने की संभावना होती है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं राजी बाजी में, ओके, राजी बाजी जिसे आप देख सकते हैं अरेंज मैरिज है पूरी तरीके से, यहां पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, सीधे प्लेन तरीके से सारा मैरिज हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये राजी बाजी हो गया। तो लमझाना, चिथौड़ा, राजी बाजी, ये सीडुआनी दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो विवाह का कोई तरीका नहीं है, ये एक्चुअली में एक प्रथा है, ओके, जो चिथौड़ा विवाह के साथ एसोसिएटेड है। इज दैट क्लियर? उसके बाद दोस्तों ये तीन मैरिजेस आप प्लीज याद रखिएगा। खास तौर से दोस्तों राजी बाजी, मैंने कई मॉक्स में एक प्रश्न देख लिया है, राजी बाजी विवाह, ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हमने देखा एक मांडा क्या होता है देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। यह एक प्रकार का वुडन मेमोरियल होता है। वुडन मेमोरियल यानी लकड़ी का तख्त होता है किसी भी मृत व्यक्ति का लकड़ी का तख्त, या फिर हम जिसे कह सकते हैं स्मारक होती है, जिसकी पूजा उसके परिवार के द्वारा
की जाती है, इसे कहते हैं मांडा। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक हठ विवाह भी प्रचलित है। ओके, हठ विवाह, अब हठ विवाह नाम से ही दिख रहा है, हठ विवाह नहीं, यहां पे हठ है, HATH, हठ है। ओके, हिंदी में क्लियर लिखा हुआ है हठ विवाह, यानी यह मैरिज बाय फोर्स है। ओके, बलपूर्वक किया गया विवाह। आप देख सकते हैं जनजातियों में बलपूर्वक बहुत सारे विवाह परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो दोस्तों ये हठ विवाह है। बट हठ विवाह तो ठीक है, चलिए हठ विवाह तो हर जगह देखने को मिल रहा है। ये तीन विवाह जो हैं, चिथौड़ा, लमझाना और सीडुआनी, लमझाना के आने के चांसेस, अगर यहां पे कोई क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो लमझाना बनाना चाहेगा, क्योंकि लमझाना और लमनाई एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो लमझाना और लमनाई में ओवरलैपिंग ऑफ फैक्ट्स के होने की संभावना है। क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ फैक्ट्स के होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में राइट, यहां पर यह प्रश्न बन सकता है, और राजी बाजी पर तो प्रश्न कई मॉक्स में मैंने देख भी लिया। इज दैट क्लियर? तो चलिए दोस्तों हम एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों डांसेस ऑफ कोरकूस पर। अरे यार, अब आते हैं दोस्तों डांसेस ऑफ कोरकूस पर। हम आते हैं डांसेस ऑफ कोरकूस पर। कोरकुओं में कौन कौन से प्रकार के डांस किए जाते हैं? सबसे पहले दोस्तों थपकी डांस किया जाता है। आप देख सकते हैं थपकी डांस कोरकुओं में किया जाता है। यह एक महिला केंद्रित नृत्य है, यानी फीमेल सेंट्रिक डांस है, राइट, थपकी नृत्य। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोरकुओं का डांस दोस्तों चटकोरा है। यह एमपीपीएससी और अलग अलग एमपीपी एग्जामिनेशंस में दोस्तों कई बार आ चुका है, चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य ध्यान रखिएगा, चटकोरा नृत्य जो है यह कोरकुओं में किया जाता है। चटकोरा, यह एक्चुअली में चटकोरा नृत्य नहीं है, चटकोरा में एक इंस्ट्रूमेंट बजता है, इस नृत्य में एक इंस्ट्रूमेंट बजता है जिसका नाम ही चटकोरा है। चटकोरा नृत्य में एक इंस्ट्रूमेंट बजता है जिसका नाम चटकोरा है, और उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर इसका नृत्य चटकोरा पड़ गया है। ओके, तो थपकी डांस और चटकोरा नृत्य ये दोनों दोस्तों किए जाते हैं कोरकू ट्राइब्स में। इसके अलावा हम बात करें तो चचारी नृत्य है दोस्तों, चचारी नृत्य यह भी कोरकुओं में किया जाता है, यानी यह भी दोस्तों एक मेल सेंट्रिक डांस है, या एक पुरुष केंद्रित नृत्य है जो कोरकुओं में किया जाता है, चाचारी डांस। तो थपकी डांस, चटकोरा डांस, चाचारी डांस, ये एक मेल सेंट्रिक डांस है, ये भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, थपकी डांस, ध्यान रखिएगा, थपकी एक फीमेल सेंट्रिक डांस है, फीमेल यानी महिला केंद्रित डांस है, और चाचारी दो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये एक मेल सेंट्रिक डांस है, मेल सेंट्रिक डांस है। ये एक मेल सेंट्रिक डांस है। तो थपकी, चटकोरा और चचारी, थपकी, चटकोरा और चचारी, ये तीन नृत्य आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, चचारी के बारे में दोस्तों एक और चीज याद रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी प्रकार का कोई उपकरण जो है वो यूज नहीं किया जाता। दोस्तों अभी चटकोरा बताया मैंने आपको, चटकोरा में चटकोरा इंस्ट्रूमेंट बजता है, थपकी जो है वो फीमेल सेंट्रिक डांस है, और फीमेल जो है हाथ के थाप पर इस नृत्य को करती है, हाथ के थाप पर ये नृत्य करती है। और चाचारी नृत्य जो कि एक मेल सेंट्रिक डांस है, इसमें याद रखिएगा किसी प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों एक ढांडल डांस भी किया जाता है कोरकुओं में, ढांडल डांस भी किया जाता है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट डांस है, जिसपे ध्यान रखिएगा एक नर्तक जो है वो दूसरे नर्तक को डंडे से, छड़ी से पीटता है, और वही डांस है। तो नाम से दिख रहा है ढांडल, डंडे वाली फीलिंग आ रही है। तो एक बार फिर से, थपकी डांस दोस्तों एक फीमेल सेंट्रिक डांस है, फीमेल सेंट्रिक डांस है जो हाथ के थाप पर किया जाता है। चटकोरा नृत्य दोस्तों एक ऐसा विशेष नृत्य है जो चटकोरा नाम के इंस्ट्रूमेंट पर किया जाता है। चचारी नृत्य एक मेल सेंट्रिक डांस है कोरकुओं का, जिसमें किसी प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। ढांडल की बात करें दोस्तों, तो ढांडल जो है वो एक ऐसा नृत्य है जहां पर एक नर्तक दूसरे नर्तक को, यानी एक डांसर दूसरे डांसर को स्टिक का यूज करके, यानी छड़ी का यूज करके पीटता है। उसके अलावा दोस्तों गंगोलिया भी एक डांस है। आप देखिए कोरकुओं में बहुत डांसेस हैं, गंगोलिया भी दोस्तों एक फीमेल सेंट्रिक डांस है, एक फीमेल सेंट्रिक डांस गंगोलिया है। तो काफी डाइवर्सिफाइड डांस है, डांसेस पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है दोस्तों यहां पर। ओके, डांसेस पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कोरकुओं के अगर सांस्कृतिक पक्ष पर क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली उनके डांसेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए, तो गंगोलिया हो गया। अब हम बात करें दोस्तों कोरकुओं का कम्युनिटी रेडियो सेंटर, यानी कोरकू सामुदायिक रेडियो सेंटर कहां पर है? तो ये खंडवा जिले में है। ओके, कोरकुओं का कम्युनिटी रेडियो सेंटर जो है दोस्तों वो खंडवा जिले में है।
खंडवा जिले में, यह आपको पता होना चाहिए। और एक विशेष प्रकार के एग्रीकल्चर जो करते हैं उसे बदलमा कहते हैं। एक विशेष प्रकार की एग्रीकल्चर जो ये करते हैं उसे बदलमा कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। कोरकुओं का तो दोस्तों ये हो गया। अच्छा, इनके ये कृषि का प्रकार नहीं है, ओके, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर तो बदलमा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके एक देवता हैं जिन्हें आप किलर मुठार कहते हैं। इनके एक देवता है, इनके जो प्रमुख देवता हैं उन्हें आप किलर मुठार कहते हैं, ये आप सब याद रखिएगा। तो एक विशेष प्रकार की एग्रीकल्चर जैसे बदलमा कहा जाता है, इनके मुख्य देवता जो हैं वो किलर मुठार, उनके मुख्य देवता जो हैं इन्हें किलर मुठार कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, किलर मुठार। ओके, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स दोस्तों। आइए एक बार फिर से अगली ट्राइब्स पर जाने से पहले हम एक बार फिर से इसे याद करते हैं। एक बार फिर से हम कोरकुओं को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले ट्राइब्स की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, फैक्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं, हमने बहुत कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की, बावजूद उसके फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, हमने सिलेबस को बहुत कॉम्पैक्ट बना दिया है बाकी सारे मार्केट रिसोर्सेस के हिसाब से। तो दोस्तों हमने आपके कन्वीनियंस के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंस के लिए काम कर दिया है। जितने बता रहे हैं उतने तो याद करने पड़ेंगे। आइए दोस्तों हम एक बार फिर से कोरकू ट्राइब्स को रिवाइज करते हैं, आंखें बंद करके दोस्तों आप सब अपने याद करिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कोरकुओं को दोस्तों, कोरकू अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। कोरकू अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। और मैंने आगे आपने देखा कि कोरकुओं का एक विशेष प्रकार का ट्राइबल फोक ड्रामा है जिसे आप खम्बस्वांग कहते हैं, वो मेघनाथ की पूजा के लिए किया जाता है। खम्बस्वांग नृत्य कई बार पीएससी में प्री और इवन मेंस में आ चुका है, प्री में भी और मेंस में दोनों ही एग्जामिनेशन में आ चुका है कि खम्बस्वांग मध्य प्रदेश की कौन जनजाति करती है। खम्बस्वांग में खम्ब वर्ड का मतलब होता है पोल और स्वांग का मतलब ऑफ कोर्स आपको पता है ड्रामा। खम्बस्वांग, ये स्वांग बुंदेलखंड वाला स्वांग नहीं है, ये खम्बस्वांग है। तो दोस्तों खम्बस्वांग कोरकू जनजाति जहां जहां भी रहती है ये खम्बस्वांग नृत्य करती है। दोस्तों कोरकू जनजाति का लिटरल मतलब यानी साहित्यिक मतलब, शाब्दिक मतलब है लोगों का समूह, लोगों का समूह। दोस्तों अब भील जनजाति के शाब्दिक मतलब, गोंड जनजाति के शाब्दिक मतलब के बाद अब कोरकू जनजाति के शाब्दिक मतलब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये फोर्थ सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है मध्य प्रदेश की। ऑफ कोर्स पहली तीन आपको पता है, भील, गोंड और कोल। चौथे नंबर पर कोरकू है, पांचवीं, छठवीं और सातवीं भी आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों ये साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में यानी दक्षिण मध्य आदिवासी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो नर्मदा के इस पार और उस पार तक फैला हुआ एक ट्राइबल बेल्ट है। यानी नर्मदा के दोनों ओर नॉर्थ और साउथ एरिया में ये ट्राइबल बेल्ट जो है दोस्तों पाया जाता है। कोरकू जनजाति दोस्तों सतपुड़ा को अपना घर मानती है, सतपुड़ा को अपना घर मानती है। यानी सतपुड़ा माउंटेन्स का एक्सटेंशन जहां जहां भी है, राइट, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट से लेकर वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक, जहां जहां तक सतपुड़ा माउंटेन्स का अपना एक्सटेंशन है, वहां वहां तक कोरकू जनजाति जो है फैली हुई है। दोस्तों ये महादेव को अपना क्रिएटर मानते हैं। आप दोस्तों जानते हैं रावण को अगर अपना वंशज मानते हैं और महादेव को अपना क्रिएटर मानते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रावण भी महादेव के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कोरकू जो है वो कोलेरियन रेस से बिलोंग करते हैं और इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन नर्मदा, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और बड़वानी जिले तक विस्तार है। ओके, आगे अगर हम बात करें दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये एक विशेष प्रकार का फोक ड्रामा परफॉर्म करते हैं, एक विशेष प्रकार का फोक ड्रामा परफॉर्म करते हैं जिसे आप खम्बस्वांग कहते हैं। ओके, जिसमें मेघनाथ की पूजा की जाती है। यहां पर एक विशेष प्रकार का टैटू आर्ट परफॉर्म किया जाता है दोस्तों, टैटू आर्ट। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा टैटू लविंग जनजाति जो है वो है बैगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा बहुत टैटू आर्ट देखा गया है। सबसे पहला है कपार गोदाई, जहां पर चिन यानी आपकी थोड़ी में टैटू आर्ट परफॉर्म किया जाता है, और दूसरा रानी की गोदाई, यानी जहां पर हथेली पर आपका
हथेली पर ये टैटू आर्ट परफॉर्म किया जाता है। ओके, टैटू आर्ट की जो प्रोफेशनल कलाकार हैं, टैटू आर्ट की जो प्रोफेशनल कलाकार हैं, उन्हें मुंगानी कहा जाता है, मुंगानी कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमने उनके मैरिजेस देखे। लमझाना विवाह जो एक घर जमाई विवाह है। लमनाई विवाह आपने ही बताया अभी की कौन सी जनजाति करती है। इसके बाद चिथौड़ा विवाह, ये एक मध्यस्थता के द्वारा किया जाने वाला विवाह है। इसी चिथौड़ा विवाह में एक विशेष प्रकार की प्रथा परफॉर्म की जाती है जिसे सीडुआनी कहते हैं, जहां पर लड़की का पिता जो है वो सभी को सामुदायिक रूप से एक लिकर पार्टी के लिए इनवाइट करता है जब उसकी लड़की का विवाह तय हो जाता है। तो राजी बाजी कोरकुओं में किया जाने वाला एक अरेंज मैरिज है। उसके बाद दोस्तों हठ विवाह भी वहां बहुत ज्यादा प्रचलित है। मांडा एक प्रकार का वुडन ब्लॉक होता है जो जिसे हम कह सकते हैं एक स्मारक होता है, एक मृत व्यक्ति का एक स्मारक होता है जिसकी पूजा उसके परिवार के जनों के द्वारा की जाती है, परिवारजनों द्वारा की जाती है। इसके बाद दोस्तों हमने कई डांसेस देखे और ये डांसेस इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सबसे पहला थपकी डांस जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, उसके बाद चचारी डांस जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और चटकोरा डांस जो कोई भी कर सकता है लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बचता है जिसे आप चटकोरा कहते हैं। इसके बाद दोस्तों चचारी डांस के बारे में देखा कि यहां पर किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। ढांडल के बारे में दोस्तों हमने देखा कि ढांडल एक ऐसा डांस है जहां पर एक डांसर दूसरे डांसर को स्टिक से पीटता है। गांगोलिया डांस दोस्तों एक मेल सेंट्रिक डांस है। गांगोलिया डांस एक मेल सेंट्रिक डांस है या एक पुरुष केंद्रित नृत्य है दोस्तों। इसके बाद हमने देखा कोरकुओं का जो एक कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी रेडियो सेंटर है, वो खंडवा जिले में आता है। इनके जो गॉड है रिलीजियस गॉड है, उन्हें किलार मुठवा कहा जाता है और इनके द्वारा की जाने वाली एग्रीकल्चर को बदलमा कहा जाता है। इनके द्वारा की जाने वाली एग्रीकल्चर को बदलमा कहा जाता है। आइए चलते हैं दोस्तों, हम अब जनजातीय इस प्रकार से दोस्तों हमने लगभग जनजातियों का सांस्कृतिक परिदृश्य कंप्लीट किया। जनजातियों का सांस्कृतिक परिदृश्य जो है वो कंप्लीट किया। अब हम दूसरी जनजातियों के बारे में देखते हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरी ऐसी माइनर ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसी छोटी जनजातियों के बारे में देखेंगे या अन्य जनजातियों के बारे में देखेंगे जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। इनका कल्चरल एस्पेक्ट दोस्तों हमको नहीं पढ़ना है, इनके बारे में सिर्फ एक सामान्य जानकारी हमको चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें ओरांव ट्राइब की तो यह मध्य प्रदेश के ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना है दोस्तों। ओरांव ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, एमपीसीजी के बॉर्डर पर हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिर्फ इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इनका एक बहुत फेमस डांस है जिसे सरहुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरहुल कहा जाता है। यह इनका एक फेमस डांस है। हालांकि यहां पर एक फैक्ट और लिखा हुआ है, दिस पीपल कॉल्ड देमसेल्फ कुरुक। ओरांव जनजाति के लोग अपने आप को कुरुक कहते हैं। यह तथ्य भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं ओरांव ट्राइब से रिलेटेड। दोस्तों मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि मध्य प्रदेश की वह जनजाति जो सबसे ज्यादा हिंदुइज्म को फॉलो करती है वो है कोल, और वो भी आपके ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में आती है। दोस्तों अगर प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों में से सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को कौन फॉलो करता है, सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को या ईसाई धर्म को कौन फॉलो करता है, ईसाई धर्म को कौन मानता है, तो इसका उत्तर दोस्तों होगा ओरांव ट्राइब। ये ऐसे में अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ये वाला। ओके, ये वाला दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि मध्य प्रदेश में क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाली जनजाति कौन सी है सबसे ज्यादा, तो आपका होगा ओरांव जनजाति। दोस्तों इसके बाद हमने बात कर ली, एक बार फिर से ओरांव जनजाति के बारे में हम डिस्कस कर लें। ओरांव जनजाति मध्य प्रदेश के, ओरांव जनजाति मध्य प्रदेश के एमपीसीजी बॉर्डर पर पाई जाती है, यानी ये ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है मुख्यतः। और ये मध्य प्रदेश की वह जनजाति है जो सबसे ज्यादा
क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, यानी क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म को फॉलो करती है। दोस्तों आइए देखने की कोशिश करते हैं आगे। अब हमारी अगली ट्राइब है अगरिया जनजाति, अगरिया। ओके, अगरिया जनजाति दोस्तों आपको पता है यह गोंड जनजाति की ही एक उप जनजाति है, गोंड जनजाति की ही उप जनजाति है जो लोहे का काम करने के लिए मशहूर है, यानी लोहार का काम करने के लिए मशहूर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके फेवरेट गॉड हैं लोहासुर, इनके फेवरेट गॉड है लोहासुर। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना प्रमुख देवता मानती है? तो लोहे का काम करने वाली वह उप जनजाति जो विशेष रूप से साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है, जिसे आप अगरिया कहते हैं, वो लोहासुर को अपना प्रमुख देवता मानती है। इसके अलावा दोस्तों ये उड़द की दाल को, ओके, लोहासुर और उड़द की दाल इनके बीच में कनेक्शन है। लोहासुर उनके फेवरेट या प्रमुख डाइटी हैं, लोहासुर अगरिया जनजाति के फेवरेट या प्रमुख डाइटी हैं, यानी पसंदीदा देवता हैं। इसके अलावा अगरिया जनजाति के लोग जो हैं वो उड़द की दाल को एक अपना प्रिय प्रतीक यानी फेवरेट सिंबल या पायस सिंबल या सीक्रेट सिंबल मानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रिय प्रतीक मानते हैं। उड़द की दाल विशेष रूप से शुभ मानी जाती है अगरिया जनजाति में। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओरांव जनजाति के बारे में हमने देखा, ओरांव जनजाति के बारे में हमने देखा। ओरांव जनजाति दोस्तों, ओरांव जनजाति मध्य प्रदेश के ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पाई जाती है। और ओरांव जनजाति में ही दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है, क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है ओरांव में। ओके, उसके बाद आपने देखा अगरिया जो कि गोंडों की एक उप जनजाति है, जो कि गोंडों की एक उप जनजाति है। लेकिन इनके बारे में हमने दो तथ्य बड़े महत्वपूर्ण तथ्य ये पढ़े कि ये उड़द की दाल को शुभ मानते हैं, एक शुभ प्रतीक मानते हैं। और इसके अलावा अगरिया जनजाति जो है ये लोहासुर को अपना प्रमुख देवता मानती है, कारण ये लोहे का काम करने वाली जनजाति है, लोहे का काम करने वाली जनजाति है। दोस्तों एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ओरांव का एक सब ट्राइब है, ओरांव की एक सब ट्राइब है। इधर सुनिए आप सब, ओरांव की एक सब ट्राइब है, उसे कहते हैं मिंज। ओके, मिंज। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ा बड़ा अक्षर देता हूं। ओरांव की एक सब ट्राइब है या उप जनजाति है, उसे कहते हैं मिंज। ओके, ये ओरांव के अंदर सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। थोड़ा और डीप फैक्ट बता दें आपको, सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी ओरांव में, क्रिश्चियनिटी फॉलो सबसे अधिक ओरांव जनजाति फॉलो करती है, लेकिन ओरांव के अंदर भी एक सब ट्राइब है जिसे मिंज कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाली जनजाति है मध्य प्रदेश की। आई होप ये दोनों फैक्ट्स क्लियर है। ओरांव अगर नहीं होगा तो आप मिंज को टिक मार देंगे, जो इसी के सब ट्राइब है, आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। उसके दोस्तों हमने कंवार ट्राइब के बारे में पढ़ा था। कंवार ट्राइब जो है या कंवार जनजाति जो है दोस्तों, ये आप इन्हें कमार जनजाति भी कहा जाता है। कमार जनजाति, कंवार या कमार बात एक ही है दोस्तों। कहीं कहीं पर कमार लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं पर कंवर लिखा हुआ आता है। आप देखिए, चाहे आप कंवर लिख दें या आप कमर लिख दें, बात एक ही है। कमार लिख दें, बात एक ही है। ओके दोस्तों, इसके लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है, मुख्यतः शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली वाले जिलों में पाई जाती है, यानी जो हमारा पूर्वी आदिवासी क्षेत्र है, वंस अगेन एमपीसीजी बॉर्डर, वहां पर कंवार ट्राइब आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इनके बारे में एक तथ्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है कि ये दुर्योधन को यानी कौरवों को अपना एंसेस्टर मानते हैं। ये दुर्योधन को, कौरवों को, या फिर दुर्योधन उसमें से इन पर्टिकुलर को अपना वंशज मानते हैं, और ऐसा करने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र जनजाति है। इसलिए दोस्तों ये और इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। और एक और फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में पढ़ने को मिला, ये एकमात्र जनजाति है मध्य प्रदेश की, एकमात्र जनजाति है मध्य प्रदेश की जो सेना में शामिल होना यानी मिलिट्री में शामिल होना अपना एक ट्रेडिशनल टास्क मानती है, यानी एक पारंपरिक कार्य मानती है। दोस्तों यह एकमात्र जनजाति मध्य प्रदेश की है जो सेना में शामिल होना अपना पारंपरिक कार्य मानती है। इज दैट क्लियर? तो ये तीन फैक्ट्स दोस्तों इसके बारे में बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कि इसका
ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी भौगोलिक विस्तार कहां है? इसका भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश के ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में है। शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली ये जिले हैं जहां पर कंवार जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। इसके बाद ये कौरवों को अपना वंशज मानते हैं। इसके बाद तीसरा, यह एकमात्र जनजाति है मध्य प्रदेश की जो सेना में शामिल होने को अपना एक पारंपरिक कार्य मानते हैं, अपना एक पारंपरिक कार्य मानते हैं। आई होप इट्स क्लियर माई डियर फ्रेंड्स। हम जो अब माइनर ट्राइब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इनके कल्चरल एस्पेक्ट्स पर हमको घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी दूसरी किताबें मिल जाएंगी दोस्तों आपको, जो इन माइनर ट्राइब्स के भी फोक डांस, फोक सॉन्ग सब बताया है इन्होंने। इतना नहीं पढ़ना कि दिमाग की कैपेसिटी फ्यूज हो जाए। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, एमपीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, इसका अगर मैं एक लाइन में परिभाषा बताऊं तो इसकी परिभाषा है 1 जीबी के मेमोरी स्पेस में आप 5 जीबी का डेटा कैसे फीड कर सकते हैं। यह एग्जामिनेशन है आपका। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों, बिना मतलब की चीजें नहीं पढ़नी है हमको। कंवार के बारे में सिर्फ इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसके अलावा नहीं आएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने खैरवार जनजाति के बारे में बात की थी। खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति दोस्तों खैरवार, खैरागढ़ या फिर कैमूर हिल्स को अपना ओरिजिन प्लेस मानते हैं। खैरागढ़ या कैमूर हिल्स को अपना, कैमूर की पहाड़ियों को अपना उद्गम स्थल मानते हैं। कैमूर की पहाड़ियों को अपना उद्गम स्थल मानते हैं। दोस्तों, यह वह जनजाति है जो कत्थे की खेती करने वाले जनजाति है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, खैर के पेड़ से कत्था को अलग करना इनका पारंपरिक पेशा है। राइट, कत्थे को इंग्लिश में कैटेच्यू कहते हैं। खैर ट्री, ध्यान रखिएगा, खैर ट्री, खैर ट्री से, खैर के पेड़ से कत्थे को अलग करना। खैर के पेड़ पर कैटेच्यू अलग होता है, कैटेच्यू से एक कत्था बनाते हैं। तो कत्था कल्टीवेशन में इन्वॉल्व जनजाति है जिसे आप खैरवार कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। इस जनजाति का अगर हम लोकेशन देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो इस जनजाति के लोकेशन पे थोड़ा सा मतांतर मिलता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का वह इलाका जो उत्तर प्रदेश से टच होता है, चाहे वो सीधी शहडोल वाला इलाका हो, वहां पर यूपी बॉर्डर, और उसके बाद आप बुंदेलखंड वाले रीजन में चले जाएं, जैसे ग्वालियर शिवपुरी वाला इलाका जो बुंदेलखंड रीजन से टच होता है उत्तर प्रदेश के, वहां इन दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको सीधी शहडोल में भी ये जनजाति देखने को मिल जाएगी और ग्वालियर शिवपुरी में भी ये जनजाति देखने को मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये ग्वालियर क्षेत्र में भी है और सीधी शहडोल में भी पाई जाती है। ओके, तो दो अलग अलग ट्राइबल रीजन्स में यह जनजाति पाई जा रही है और यह ऐसा करने वाली एकमात्र जनजाति है। आप देखिए, ज्यादातर ट्राइबल जो हमारे हैं, हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन जो अलग अलग ट्राइब्स का पढ़ा, उन ज्यादातर जनजातियों का ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स था। राइट, ट्राइबल बेल्ट फिक्स था कि वो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाए जाते हैं, वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट में पाए जाते हैं, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में पाए जाते हैं, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट पाए जाते हैं। गोंड एक ऐसी जनजाति थी जिसका विस्तार बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि गोंड वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती हो या नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती हो। राइट, गोंडों का विस्तार साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में है और साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट के थोड़ा सा ऊपर तक है, थोड़ा सा ऊपर तक है, करीब करीब 20-22 जिलों में पाई जाती है। लेकिन दो अलग अलग ट्राइबल बेल्ट में स्पेसिफिकली पाया जाता हो गोंड ट्राइब, ऐसा नहीं है। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं खैरवार जनजाति जो है दो अलग अलग ट्राइबल बेल्ट्स में मिल रही है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। इज दैट क्लियर दोस्तों? इसके बाद आते हैं धनुक ट्राइब्स पर। धनुक जनजाति, देखिए छोटी छोटी जनजातियां बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। ओके, धनुक जनजाति कहां पाई जाती है? ये जो हमारा भिंड, मुरैना, झाबुआ, रतलाम वाला इलाका है, भिंड, मुरैना, रतलाम और झाबुआ वाला इलाका है, यहां पर धनुक जनजाति पाई जाती है। धनुक जनजाति। इसके बाद हम बात करें शोर ट्राइब। शोर जनजाति कहां पाई जाती है? तो यह हमारा जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, दमोह, छतरपुर और सागर, यहां पर शोर जनजाति पाई जाती है। सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन से मतलब है हमारा। मांझी जनजाति के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो मांझी जनजाति हमारे ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया वाले इलाके में पाई जाती है। पाओ ट्राइब्स दोस्तों मैंने बताया था, मध्य प्रदेश की वह जनजाति जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, यह हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है, शहडोल, अनूपपुर और मैहर वाले इलाके में पाई जाती है। दोस्तों एक जनजाति है बियर ट्राइब्स। ओके, बियार जनजाति। ओके, बियार या बियर ट्राइब्स। ओके, एक्चुअली में इसका ऐसे हिंदी में तो ये लिखते हैं बियार।
ओके, इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं बियार। बियार जनजाति जो है दोस्तों बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्शंस में सीधी जिले में पाई जाती है, जिस जिले से मैं आता हूं। ओके, आगे बात करते हैं बिरहोर ट्राइब्स। बिरहोर जनजाति दोस्तों कहां पाई जाती है? ये बिरहोर जनजाति शहडोल में पाई जाती है। इसके अलावा कोलम जनजाति आप देख सकते हैं, ये छिंदवाड़ा में पाई जाती है। कोलम जनजाति छिंदवाड़ा में पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें भिम्मा ट्राइब्स दोस्तों, ये भी हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में, ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट पे आपको देखने को मिलेगा। शहडोल से लेकर बालाघाट, डिंडोरी, मंडला तक आपको भिम्मा जनजाति देखने को मिलेगी। हल्बा ट्राइब्स, ये तो एग्जाम में आ ही चुका है एक बार। हल्बा ट्राइब सबसे ज्यादा बालाघाट में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम मवासी ट्राइब्स के बारे में बात करें तो मवासी ट्राइब्स नर्मदापुरम, बैतूल, निमाड़ रीजन में पाई जाती है। सांतिया जनजाति के बारे में बात करें तो ये मंदसौर, नीमच और रतलाम में पाई जाती हैं। तो ये 4 अलग अलग जनजातियां हैं इस पेज पर, और इसके अलावा बाकी भी जनजातियां हैं। मुझे पता है आपका सरदर्द हो गया, ओके इसको पढ़ने में भयंकर वाला आपका सरदर्द हो गया, लेकिन दोस्तों इन जनजातियों की ज्योग्राफिकल लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार फिर से हम इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों ओरांव ट्राइब्स की, तो ओरांव ट्राइब्स, ओरांव जनजाति जो है वो हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। और ओरांव ट्राइब्स के अंदर एक सब ट्राइब है जिसे आप मिंज जनजाति कहते हैं, ये सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। और अगर ओरांव ऑप्शन में है तो आप ओरांव को ऑप्शन में टिक कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाली जनजाति जो है वो कौन सी है? ओरांव ट्राइब्स। अगरिया के बारे में आप जानते हैं, लोहे का काम करने वाले, लोहासुर को पूजने वाले और उड़द दाल को अपना प्रिय प्रतीक मानने वाले। और ये गोंडों की सब ट्राइब है, तो साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में मुख्यतः पाई जाती है। उसके बाद बात करें कंवार ट्राइब के बारे में दोस्तों, आपने देखा कि कंवार ट्राइब जो है, कंवार ट्राइब, ये कंवार ट्राइब और कमार ट्राइब जो है ये बात एक ही है, ये बात एक ही है। कमार ट्राइब या कंवार ट्राइब बात एक ही है, राइट। ये दुर्योधन को या कौरवों को अपना वंशज मानते हैं और ये सेना में शामिल होना अपना पारंपरिक पेशा मानते हैं, यानी आर्मी में शामिल होना ये अपना एक ट्रेडिशनल व्यवसाय मानते हैं, पारंपरिक व्यवसाय मानते हैं। और ऐसी परंपराओं को मानने वाला ये एकमात्र जनजातीय समूह है कंवार ट्राइब। इज दैट क्लियर? अब दोस्तों बात करें, ये कंवार ट्राइब जो है ये ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाया जाता है, जो शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली वाला इलाका है। और ये दुर्योधन को अपना वंशज मानते हैं और या फिर कौरवों को अपना वंशज मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कौरव, कंवार, आप थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने खैरवार ट्राइब के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे खैरवार ट्राइब मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों में पाई जाती थी। खैरवार ट्राइब दोस्तों ये वही जनजाति है जो कत्थे की कल्टीवेशन का, कत्थे की खेती का काम करती है। ओके, खैर वृक्ष से कत्था अलग करती है, खैर वृक्ष से कत्था जो है अलग करती है ये जनजाति। तो दोस्तों विशेष रूप से आप याद रखिएगा इस जनजाति के बारे में, खैरवार ट्राइब्स। इसके बारे में 2 अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर पाई जाती है ये ट्राइब। आप देखिए हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में भी ये जनजाति पाई जाती है, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में भी, और नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट के क्षेत्र में भी देखने को मिल जाएगी। ग्वालियर और शिवपुरी वाले इलाके में देखने को मिलेगी, सीधी और शहडोल वाले इलाके में देखने को मिलेगी। आपका दिमाग यहां से खराब हुआ, बट इससे पहले कि दिमाग खराब हो मैं आपको पाओ ट्राइब के बारे में बताता हूं। पाओ ट्राइब दोस्तों वो जनजाति है जिसका सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ओके, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाली जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी है? पाओ ट्राइब। और ये हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में यानी शहडोल अनूपपुर ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट यानी पूर्वी जनजातीय क्षेत्र शहडोल अनूपपुर वाले इलाके में पाई जाती है पाओ ट्राइब्स। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? शोर ट्राइब्स दोस्तों बुंदेलखंड वाले इलाके में पाई जाती है। बुंदेलखंड, आपको ना बुंदेले हरबोलो की सुनने हमने कहानी थी। ओके, तो बुंदेलखंडी में बहुत शोर होता है, बुंदेलखंड में बहुत शोर होता है, ऐसे याद करिए। ओके भाई,
बुंदेला रिवोल्ट कहां हुआ? बुंदेलखंड में हुआ। 1857 के रिवोल्ट का हॉटबेड क्या था? बुंदेलखंड था। रानी झांसी कहां से थी? राइट, रानी झांसी कहां शोर मचा रही थी? बुंदेलखंड में शोर मचा रही थी। तो आप याद कर लीजिए कि शोर ट्राइब्स जो है बुंदेलखंड जो है, बहुत वीर पुरुष जितने आते हैं सारे बुंदेलखंड से आते हैं। छत्रसाल कहां से थे? बुंदेलखंड से थे। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये शोर ट्राइब्स जो हैं, रानी बैंडिट क्वीन कहां से थी? बैंडिट क्वीन हमारी, ओके बैंडिट क्वीन जिनके बारे में आपने सुना होगा, कोई गूगल करिएगा बैंडिट क्वीन। ओके, वो कहां से थी? बुंदेलखंड से थी। तो शोर ट्राइब्स दोस्तों कहां रहती हैं? जहां बहुत शोर मचता है, यानी बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में दमोह, छतरपुर और सागर जिले आते हैं। इसके बाद दोस्तों मांझी के बारे में अगर हम बात करें, मांझी, ओके ध्यान रखिएगा, मांझी, ओके, वो ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया में पाई जाती है, मांझी जनजाति। ओके, अगर हम बात करें कोलम ट्राइब के बारे में बात करें, तो कोलम ट्राइब दोस्तों छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिले में पाई जाती है। यह थोड़ा आप सब एक मैप पर याद कर लीजिएगा। बियर जनजाति जैसे कि मैंने बताया सीधी जिले में पाई जाती है, और बिरहौर जनजाति, बियर जनजाति सीधी में और बिरहौर जनजाति दोस्तों शहडोल में पाई जाती है। धनुक जनजाति भी एक है दोस्तों, जो भिंड, मुरैना, रतलाम और झाबुआ वाले इलाकों में पाई जाती है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ये आपको थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है याद करना। तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह देता हूं बड़ी अच्छी सी। क्या करिए आप सब, 2 मैप एमपी के बनाइए और सामने चिपका दीजिए, मेजर ट्राइब्स और माइनर ट्राइब्स के। मेजर ट्राइब्स आपको याद हो ही गए, गोंड, भील कहां पाए जाते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन माइनर ट्राइब्स जो मैंने 8-10 आपको बता दी, राइट, माइनर ट्राइब्स आपको बताई अभी जो 8-10 बता दी, इसको लेकर एक मैप बनाइए और अपनी दीवार पर चिपका दीजिए। जैसे हलबा ट्राइब वाला एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हलबा ट्राइब मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है, तो आपको याद होगा हलबा जो है वो बाला लोगों को बहुत पसंद होता है। हलवा जो है दोस्तों बाला लोगों को बहुत पसंद होता है, इसलिए हलबा जो है वो कहां पाई जाती है? बाला घाट में पाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और भिम्मा ट्राइब दोस्तों ध्यान रखिएगा, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में पाई जाती है। दोस्तों याद करिए, कौरव कहां पाई, कौरव जो कंवार ट्राइब थी वो कहां पाई जाती थी? ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। याद करिए, जो अपने दुर्योधन को अपना वंशज मानते थे वो कहां पाए जाते थे? वो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाए जाते थे। अब दुर्योधन का वध किसने किया था? भीम ने किया था। तो भीम भी उनको ढूंढते हुए ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट पहुंच गए। ओके, ईस्टर्न और हालांकि यहां पर बाकी भी है, उस वाले इलाके में पहुंच गए। तो भिम्मा ट्राइब शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में पाई जाती है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड? और आखिरी में मवासी ट्राइब जो है वो नर्मदापुरम, बैतूल, निमाड़ रीजन में पाई जाती है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों अब हम लोग ध्यान रखिएगा, कल्चरल एस्पेक्ट को हमने डन कर दिया है, हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट समाप्त हो गया। इन माइनर ट्राइब्स की आप प्लीज लोकेशन ट्रेस कर लीजिएगा। अभी हम आपका एक 10 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं, राइट, 10 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक के बाद राइट गंगाधर से शक्तिमान बनकर मैं ही आ रहा हूं, ओके, आपको कल्चरल पर्सनालिटीज और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज पढ़ाने के लिए, जहां से प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों यहां से मैं कल्चरल एस्पेक्ट यानी जनजातीय संस्कृति वाला जो हमारा सेगमेंट है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट था इस टॉपिक का, और 4-5 दिन आई होप लग भी गए, इसको समाप्त करता हूं। अब फटाफट हम सारे जनजातीय व्यक्तित्वों को देखते हैं जिन्होंने राजनीति और संस्कृति में मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। तो जाइए आप सब एक बार रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा चाय वाय पी लीजिए, सांस ले लीजिए, टॉपिक थोड़ा बोरिंग है मुझे पता है, और उसके बाद आप आइए तो मैं आपको जनजातीय संस्कृति पढ़ाऊंगा, और जनजातीय पर्सनालिटीज पढ़ाऊंगा। तो 10 मिनट का ब्रेक है दोस्तों, टेक योर टाइम, और फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।